अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको पता है जब का बलोच यकजहती कौंसिल का जो लापता अफराद के लिए जो मार्च है तुर्बत से जो रवाना हुआ था इस्लामाबाद, जब का वो इस्लामाबाद पहुंचा है, आज तीसरा दिन है, तो मुसलसल असद तूर अनसेंसर्ड कहानियाँ ला रहा है। हमने महारंग बलोच के भी दो आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ जो इस मार्च की फेस हैं वो भी दिखाए। आज हम पहुँचे हैं बिलाखिर, जब बलोच ख़वातीन को बहुत ही बदतरीन तशद्दुद बनाने के बाद बिलाखिर जब छोड़ दिया गया और कोशिश के बावजूद कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए वापस बलूचिस्तान को, जब नाकाम होगी इंतज़ामिया इस्लामाबाद की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो कारिंदा पुलिस थी, तो उसके बाद अब फाइनली इन बलोच बच्चियों ने अब वो अपने इस मुकाम पर पहुंच गए जो कि उनकी असल मंजिल थी, प्रेस क्लब। और प्रेस क्लब के सामने अब उन्होंने धरने के लिए, आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में ये बच्चे बच्चियां बलोच यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हुए हैं। और आप ये देखिए कि अभी भी हालात ये हैं कि इस मुकाम के वेन्यू के इर्द गिर्द तमाम बॉब वायर लगी हुई है। ये तमाम बॉब वायर लगा के अंदर दाखिला एक लिहाज से ममनू कर दिया गया है और एक लिहाज से इनको अंदर कैद करके रखा गया है। आप अंदर ही रहें, अंदर से बाहर ना निकल सकें। और आप पुलिस की भारी नफरी भी आप देख सकते हैं, इधर इस वक्त तैनात है इस्लामाबाद पुलिस की, इनके सारी तरफ पुलिस मौजूद है, इसीलिए कि कोई बाहर ना निकले, अगर निकले तो गिरफ़्तार हो। लेकिन चीज़ ये है कि ये पहले से इन्होंने तय कर रखा है कि सिर्फ रहेंगे ही प्रेस क्लब के सामने। लेकिन बात यह है कि क्या अरबाब इख्तियार में से कोई आएगा, इनकी सुनेगा? ये बच्चियाँ अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे मांगने आई हैं। ये माएँ 80-80 साल की माएँ अंदर बैठी हुई हैं और उनके बच्चे 11-11, 12-12, 15-15 साल से लापता हैं। और सब की कहानियाँ हम आज आपको सुनाएंगे कि वो कैसी तकलीफ़ दे कहानियाँ हैं कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे कि हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके जानने के लिए कि आपको मालूम हो कि हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। हम पंजाब के लोगों को बहुत आसानी से ये नैरेटिव बेच दिया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों की बहनें इधर आ रही हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे टैक्स पर हमारे इदारे बलूचिस्तान के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो ये ज़रा आपको आज कहानियाँ, वो दर्दनाक कहानियाँ सुनाते हैं और उन इदारों का नाम वो माएँ, बहनें, बेटियाँ खुद बताएंगी कि कौन उनके बेटे, भाई या वालिद लेकर गया है। तो आइए ज़रा आपको अंदर जाकर आज बताते हैं। आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आएंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआवजों की करतूतें देखो, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओं के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है, वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं सत सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुर्बत से निकले थे, इनको नहीं पता था। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली, हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है।
तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें हमारे लोगों को डराया ना। हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना अब समझ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम जरगुल बलोच है। हमारा सईद अहमद हमारा बेटा था। वो मस्तूंग बलूचिस्तान से लापता हो गए। 29 अगस्त 2013 से लापता हो गए कि हमारा बेटा के 11 साल हो चुका है। हम बहुत तकलीफ़ है, बहुत अजियत है। हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या जुल्म है। हम बलोच रहते हैं, हम बलूचिस्तान से रहते हैं, हम शहरी हैं, वो मुल्क में हैं, सरकारी मुलाजिम है। क्या जुल्म है भाई, हमारे क्या कसूर है? सुनाओ हमको। जैसे सफ़र करते हैं कि पाकिस्तान से मुल्क आए हैं को इस्लामाबाद इस्लामी मुल्क है, हमारा तकलीफ दुख सुने हैं, हम क्या कसूर है हमारा? ये इसके शोहर को लापता की गए थे। इसके छोटे छोटे बच्चे, ना इसके शोहर ने कोई जुर्म किया था, ना उसके फेस में लिखा था क्या ये दहशतगर्द है, ना उसके पास कोई हथियार था। वो एक गरीब के सामने था, वो किसी गरीब घर से था, वो मजदूर करके अपने बेटों का पेट पालता था। कल रात हमारे यहाँ पर लाठीचार्ज किए थे, इसको बहुत ज़्यादा इस पर तशद्दुद किया था, इसके कपड़े फाड़े गए थे, इसको हम लोग को एक जेल में एक तंग जगह में रखा था। उधर एक लेडीज़ को रखा था, वो बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल नंगी लेडीज़ को रखा गया था उधर। वो पागल तो नहीं थी, वो एक एजेंट थी, उसने हमारे ऊपर जुल्म किया था, हमारे लेडीज़ पर पेशाब किया था, थूके फेंका था। मेरा नाम सीमा बलोच है। मैं जबरी तौर पर लापता शबीर बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई को 4 अक्टूबर 2016 को घर में मौजूद मेरे भाभी और बाकी लोगों के सामने से रियासती इदारों ने, एफसी और आर्मी के लोग थे और सिविल ड्रेस में लोग थे, उनको उठा के ले गए। उनके साथ 25 लोगों को लेके गए थे। और ये कौन से इलाके से लेके गए थे? तुर्बत गरकोब से। और बाकी 25 को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उनमें से मेरे भाई एक ही रह गए हैं जो 8 साल हो रहे हैं कि वो अब तक लापता हैं और हमें उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है और कहाँ और किस हाल में है। मैं कभी अपने घर से नहीं निकली थी। जब 2016 में मेरा भाई लापता हुआ तब से लेकर मैं इन्हीं सड़कों पे भटक रही हूँ। कराची से लेकर हबचौकी, कोयटा, इस्लामाबाद, यहाँ पर मैं पहले भी आई थी 2021 में। हमसे यहाँ पर झूठे वादे और यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके भाई को छोड़ देंगे, लेकिन अभी 8 साल होने को है, लेकिन मेरा भाई आज तक बाजियाब नहीं हुआ। जिस तरह पिछले साल हमने कोयटा में 50 दिन का धरना दिया था, वहाँ पर भी हमें झूठी तसल्लियाँ और झूठी उम्मीदें देकर हमें वहाँ से उठाया गया था। इस मर्तबा जब ये तहरीक तुर्बत से शुरू हुई थी, हम अब एक उम्मीद लिए यहाँ उनमें शरीक हो के यहाँ तक आए कि शायद इस मर्तबा हमें सुना जाए। यहाँ पर हम अपनी तकलीफ़ अपने लोगों को मांगने आए। हमने कोयटा में भी किया, वहाँ पे भी हमें नहीं सुना गया। हम इस मर्तबा यहाँ तक आए कि शायद यहाँ पर हमारे दुख, हमारे तकलीफ़ को कोई सुनेगा। और जो हमारे लोग हैं, हम नहीं कहते आप डायरेक्ट उनको आके हमें दे दें, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे भाइयों ने कोई जुर्म किया है तो आप उन्हें अपने अदालतों में पेश करें। आपने उन्हें उठाया है, इतने सालों से लापता रखा है, उनके पास आपने तो कोई ना कोई सबूत इकट्ठा किया होगा। उन सबूतों के साथ उन्हें अदालतों में पेश करें, उन्हें साबित करें कि वो गुनहगार है, उन्हें कोई भी सज़ा दे, हमें कबूल है। लेकिन इस तरह सालों साल एक शख्स को लापता करना और पूरे ख़ानदान पे क्या गुजर रही है। ख़ानदान में कितने लोग हैं आपके, जो आपकी वालदा या बहनें या कौन है, और इसके अलावा जो अब इंतज़ार कर रहे हैं शबीर बलोच का, और जो आए थे उठाने, क्या वो वर्दी में थे, एफसी थी, पुलिस थी, फ़ौज थी, सीटीडी थी, कौन थे? मेरे वालिद और वालदा दोनों हैं, वो इंतज़ार में हैं कि उनका बेटा कब आएगा। मेरी भाभी भी है। मेरे भाई की शादी को 2 साल हो रहे थे जब मेरे भाई को उठाया था। उनकी वाइफ जो है वो घर पर पड़ी हुई है, किसी से बात नहीं करती है, इस इंतज़ार पे कि आज नहीं तो कल मेरा शौहर आएगा। और कभी कभार ये इस रियासत से यही उन्होंने पूछा है कि मैं ख़ुद को शबीर की बीवी समझूँ या बेवा। और हम
जब से ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हमें झूठी तसल्लियों के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरे भाई को एफसी और आर्मी और आईएसआई वाले लेके गए थे। सब लोग वहाँ के इलाके के लोग गवाए, वहाँ पर चापे मारे गए और लोगों को भी मैंने बताया उठाया गया था और सब कुछ छोड़ दिया गया, लेकिन मेरे भाई का आज तक कुछ पता नहीं। जिस तरह हम हर लम्हा मर कर फिर ज़िंदा होते हैं इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल हमारे भाई के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये रियासत इतनी बेहस हो चुकी है, ये बस यही कहती हैं कि ये लोग ड्रामा करते हैं। अगर हमें ड्रामा करना होता तो हम पहले 2016 से पहले करते, अब क्यों कर रहे हैं? हम बस उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि हमारे भाई ने कोई जुर्म किया है, वो क्या जुर्म है जो आज तक आप साबित नहीं कर सके, उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सके। अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है तो उनकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है, जो हम सालों से क़यामत से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा बस यही सवाल है, हमारा बस यही मुतालबा है कि खुदारा हमारे प्यारों को लेके आएँ। जिस तरह यहाँ पर पुलिस ने तशद्दुद किया हम पर, ये सबको पता है कि किस तरह हमें लेके गए वहाँ पर, ताने पर भी हम पर तशद्दुद किया। हमें इनकी तशद्दुद से डर नहीं लगता, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन जब वहाँ पर हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया तो हमें बस एक बात ने हमें बहुत तकलीफ़ दी कि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ हैं, जिस तरह हमें ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। पता नहीं सालों से हमारे प्यारे उनके ज़िंदानों में क्या सह रहे हैं। इस बात ने हमें और अजियत दी है। जब हमें ये टॉर्चर सेलों में डालते हैं, फिर हमारे दर्द और तकलीफ़ शिद्दत से बढ़ती है कि पता नहीं कि हमारे प्यारे किस हाल में। जिस तरह हमारे जो लोग हमारे साथ थे, हमारी बहनें माएँ, उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए, हमारा गला सूख गया है, वहाँ पर उन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं दी। इस बात ने मैं खुद वहाँ पर रोती रही कि पता नहीं मेरे भाई का क्या हाल होगा। जब यहाँ पर इन औरतों को थोड़ा सा पानी नहीं दे सकते तो उनके टार्चर सेलों में हमारे भाई किस तरह उन्हें पेश कर रहे होंगे। बस हम यही कहते हैं कि खुदारा हम पे रहम करें, खुदारा हमारे प्यारों को मंजर आम पर लाया जाए, हमें इस अजियत से निकाल दें जिस अजियत से हम गुज़र रहे हैं। ये अजियत जो है मौत से बदतर है। किसी को मौत आ जाए तो किसी को वो होता है, तसल्ली होती है कि वो चली गई है, लेकिन ये अजियत है, ये इंतज़ार मौत से भी बदतर है। खुदारा हमें सुने, हमारे प्यारे हमें लौटा दे। जी, सफ़र अली ये 11 साल चल रहा है कि लापता है, और सफ़र अली को हफ्चोकी में अपने घर से पाकिस्तानी आर्मियों के वर्दियों में लोग आए थे। अंदाज़न वो 11 से पता नहीं पार की, लेकिन बाहर लोग हमारे हमसाए कहते थे कि 15-20 गाड़ियाँ मौजूद थे आर्मी के, और उनमें से सिर्फ मैंने एक को बगैर वर्दियों के देखा था, सिर्फ उसका चेहरा खुला हुआ था और बाकियों के चेहरे भी ढके हुए थे। और हमारे घर से कई मेहमान भी थे, उनको भी उन लोगों ने रास्ता किया था, लेकिन 1-2 महीने या 3 महीने तक फिर उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन सफ़र अली को 11वां साल चल रहा है, उनका अभी तक कोई पता नहीं है। और सफ़र अली को जब वो लेकर जा रहे हैं तो सफ़र अली की बीवी गंजल, जो एक तरफ से मेरी चाची और खाला भी थी, तो वो उसको ले जाने नहीं दे रही थी, और उन लोगों ने ये कहा कि आप सफ़र को हमें दें, हम इनसे सवाल कुछ करके फिर वापस इन्हें घर भेज देंगे। फिर हमारे घर वालों को कहना ये था कि आपको अगर सवाल करना है तो घर में करें, लेकिन इसके बजाय इन लोगों ने हमारे घर की लेडीज़ पर तशद्दुद किया, उनको मारा था। और सफ़र की बीवी को एक आर्मी ने उसके पैरों से पकड़कर उसको गिरा दिया था। और आप सोचें कि 2-3 आदमी एक साथ एक औरत को अपने जूतों के साथ लात मारे, उसका क्या होगा। फिर सफ़र की बीवी बहुत बीमार हो गई 2 साल तक, उसके बाद वो ज़हनी मरीज़ बन गई, तो हाल उसकी वफ़ात हो गई। और अभी सफ़र की फैमिली में कौन बाकी है? क्या कोई बच्चे भी हैं इनके? नहीं, इनके बच्चे नहीं है, उनकी शादी को बहुत कुछ ही टाइम हुए थे। और सफ़र अली के वालिद माजूर हो चुके हैं, 5 साल से हो रहे हैं कि वो चल फिर नहीं सकते, उनको बच्चे उठाते हैं, बिस्तर इधर उधर करते हैं, और उसकी अम्मी भी बीमार है। बस इनका यही कहना होता है कि हम सफ़र को एक बार देख लें, शायद फिर हम मर जाएं। बार बार यही सवाल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सफ़र को कोई पता है या नहीं। जानज़ेब बलोच मेरे मामू हैं, और इन्हें हमारे घर से 3 मई 2016 को जबरी तौर पर लापता किया गया। कौन लेकर गया था और उसके बाद कोई इत्तला आई, किसी से बात हुई? आप कौन से शहर से यहाँ पर आई हैं? कोयटा। एफसी आई थी, आर्मी आई थी, पुलिस, बहुत सारे वर्दी वाले आए थे। उसके बाद कोई आला नहीं, अभी पेशे भी बंद हो गए हैं हमारे। आप भी मार्च के साथ आई थी, आपको भी कुछ पुलिस वालों ने कुछ कहा?
जी नहीं, हम मार्च के साथ नहीं आए थे, हम पहले 3 दिन पहले आए थे। हम गए थे मार्च की वेलकम करने, वहाँ पे पुलिस ने हमें घेरा कर लिया और हमें गिरफ्तार करके अपने जेल में ले गए। वहाँ पे एक औरत थी जो कि पागल तो नहीं थी, उनकी ये एक जासूस थी। बहुत हमें ज़हनी तौर पर उसने टॉर्चर की, हमारे ऊपर पेशाब की, हमें ख़राब गालियाँ दी। बच्चों के अभी जहन भी ख़राब है इसकी वजह से। जी मैं लापता जिंदोस मोहम्मद की बहन हूँ। जी मेरे भाई अपने दोस्त के दुकान में था, उन दोनों को एक साथ ले गए। फिर पता चला कि सेवल के जो ड्रेस थे उन एफसी वाले थे, उन लोगों ने लेके गए मेरे भाई को, और मेरी भाई का दोस्त है उनको 9 महीने के बाद रिहा कर दिया। मेरा भाई अभी भी जिंदानों में है, 9 साल हो गए हैं उनको। हमारे घर में कोई भी नहीं है सिवाय मैं और मेरी माँ के, और एक बाप है बस। तो आपसे किसी ने राब्ता किया इनकी के लिए, कोई की रिहाई के लिए कोशिश करते हैं हुकूमत में से किसी ने, किसी ने कोई उम्मीद दिलाई? जी नहीं, बिल्कुल किसी ने भी मुझे उम्मीद नहीं दिलाई। अभी भी किसी ने हमें कुछ भी राब्ता नहीं किया कि आपका भाई कहाँ है, किस हाल में है। आपको चीफ जस्टिस काजी फायज़ से कोई उम्मीद है? वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, या आप उनसे कोई अपील करना चाहती हैं? जी मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी भाई हैं हमारे प्यारे लापता हो चुके हैं, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश करे, जिंदानों में इस तरह बंद करके ना रखे। अदालतों में जितने साल उसे सज़ा देना चाहते हैं दे दे, लेकिन इस तरह हमें अजियत ना दे, हमें परेशान ना करे। मैं खुद पढ़ रही हूँ, मेरी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं जा रही है क्योंकि मैं खुद ज़हनी मरीज़ बन रही हूँ। अभी मैं यहाँ आई हूँ अपने भाई के लिए एक उम्मीद लेकर, लेकिन वहाँ वेलकम करने के लिए हम गए थे, वहाँ तो पुलिस वालों ने हम पर तशद्दुद किया, मुझे भी बहुत मारा, मेरे सर पे मारा, ये तस्वीर भी टूट गई वहाँ इसका, और हम पर बहुत तशद्दुद किया गया। हम यही चाहते हैं कि हमारे भाइयों को बाजियाब करें। हम बलोच हैं लेकिन दहशतगर्द नहीं हैं। दहशतगर्द के हाथों में ये तस्वीर तो नहीं होती है, लेकिन हम क्या करें, यहाँ उम्मीद लेके आए थे, अब कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। देखिए मेरा ताल्लुक़ बेसिकली खुजदार बलूचिस्तान से है, और मेरा भाई आसिफ बलूच जो एक सरकारी मुलाजिम था, और कज़न रशीद जो एक स्टूडेंट था जिन्हें लापता किया गया, और कज़न रशीद की एलिया मेरी बड़ी बहन है जिसकी एक बेटी है जो नहीं जानती बाप किसे कहते। उस वक्त 3 महीने की थी जब मेरे भाइयों को लापता किया गया। भाई के मासूम बच्चे हैं, 6 सालों से उन्हें उनकी गिरफ्तारी भी ज़ाहिर की गई। उन्हें एक पिकनिक पॉइंट से लापता किया गया जहाँ पे आज भी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। 6 सालों से हम नहीं जानते ये पिकनिक मनाने की सज़ा है या बलोच होने की। और उसके बाद उनके तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि कितना उन पे तशद्दुद हुआ है। उनकी गिरफ्तारी CTD के नाम से ज़ाहिर हुई। आए रोज़ हम देखते हैं CTD बलूचिस्तान में फ़ेक इनकाउंटर कर रही है, जो लापता अफराद है उनको कत्ल करके मुकाबले का नाम दिया जा रहा है। तो हम वो लोग हैं जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। यकीन जाने बलूचिस्तान में लाशों की DNA नहीं होती और बिल्कुल वो पहचाने नहीं जाते। हम 2-3 दफ़ा लाशें देखने जाते लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हमें बताया जाए हमारे लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं। 6 सालों से हम इसी इंतज़ार में अदर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इस्लामाबाद तक पहुँचे हैं। पुलिस ने, आप सब ने देखा किस तरह से हमारा इस्तकबाल किया, किस तरह हम पे लाठी चार्ज हुई। हमारे माओं को वो इतना अजीब मंज़र था हमारे लिए, हम उसको बयान भी नहीं कर सकते कि किस तरह हमारी माओं को घसीट कर मार रहे थे। वो हमें मारा, हमारे भाई तो सालों से ज़िंदानों में कैद है। जो लोग हमारे साथ शरीक थे उनको इतना घसीटते हुए मारते हुए लेके जा रहे थे, जिनमें कुछ 15 के करीब जो है उनसे बिल्कुल राब्ता नहीं हो रहा। हमें खदशा है कि उनको हमारे सामने इस तरह मारते हुए लेकर गए तो उनको ज़िंदान में किस तरह रखा होगा, या कि वो लोग जो अभी तक जेल में हैं। हम यही चाहते हैं हमारे प्यारों को लेकर आए, हमें जीने का
जीने का बेसिकली राइट चाहते हैं, हमें जीने दें, हमारे भाइयों को लाए, हमारी ज़िंदगी पढ़ाई सब कुछ मुतासर हो चुकी है। सिर्फ एक उम्मीद है हमारे प्यारों की वापसी, हमें खुदारा हमें सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद हुसैन अलुमोट 2018 दिसंबर 26 तारीख दुबई शारजाह राशिद जाने दुबई ना एजेंसी पाकिस्तान जबाना गिरफ्तार करे शशतु लापता करे और शशतु हम पदाइया फराविर जहाज सेठी बगैर पासपोर्ट हैवा नजरिए तट पाकिस्तान ना हवाला करे और पाकिस्तान मुसी टीवी चैनल निशांति सुर्ग राशिद हुसैन पाकिस्तान ना हवाला मल दुबई अरब इमारत पाकिस्तान हवाला करे राशिद हुसैन 2010 ना 26 तारीख और 5 साल पूरा मरे 6 साल शुरू मरे तो ये बस करे नोट और दरवाजा है ना नोट मुशार चक्कर इस्लामाबाद बस सुनो कोयटा डी धरनती सुनो डी चौका धरनती सुनो वाले कने हिच्चो इंसाफ मिलता नहीं दासा ई नवंबर ना 26 तारीख बस सुनो नवंबर ना 20 हफ्ता दा कहीं पे राशिद हुसैन के खल को नोट इस्लामाबाद प्रेस क्लब ना मोना को कोई टाकिली कमरानी से लेकर गया था, एफसी आया था, बड़ा फौज आया था, इतना बड़ा फौज आया कि 4 वर्दी वाला था। उसको हमारा सामने उसका इस हाथ को पकड़ के बग़ैर खमीस बग़ैर चप्पल से ले गया। 3 मई 2016 का अभी हमको 1 महीना 25 को हमारा महीना पूरा होएगा। हम पर लाठी चार्ज किया, हमारा पैर में लगा लाठी, हमारा ये पसली टूट गया है, ये जगह हमारा ये लड़का नहीं बलोच लड़के हमारा हिफाजत के लिए इधर खाना पीना के लिए वगैरह के लिए बैठा है, हमारा ख्याल रखता है। उस पर आंसू गैस डाला, वो बेहोश था इधर। फिर इतना बड़ा फौज आया, उसको मारा, हम लोगों को मारा, हमारा पसली टूट गया, हमारा पैर छूट गया। अभी हमको अस्पताल से लाया कि आ जाओ जानजेब के लिए बात करो, हम उठ नहीं सकता है। 1 महीना हमको पूरा हो रहा है। हमारा क्या कसूर, इधर हम चुप चुप बैठा था ना, खामोश बैठा था। तुम लोग क्यों हमारा ऊपर तशद्दुद किया, हमारा लड़कों का ऊपर तशद्दुद क्यों किया, क्या कसूर क्या गुनाह। हम आया इधर इस्लामाबाद की, हमारा बात इधर सुने। ये हमारा 3रा दफ़ा इस्लामाबाद, 3रा दफ़ा आ रहा है। देखो हालत हमारा बलोचों का, इधर आया है ये भी नहीं सुनता है। वो उल्टा हमारा बंदों को जेल किया, हमारा मानूर को जेल किया। वो वेलकम के लिए गया, डॉक्टर मारंग के लिए फूल लिया, वेलकम के लिए गया, उसको मारा पीटा, उसको जेल किया। हमको इधर मारा, हम बेहोश था, पता नहीं लड़कों ने हमको उठाया कि गाड़ी में बिठाया, हमको ले गया। हैरान है हमारा कसूर, हम खाली अपना बच्चों को मांगता है, इंसाफ के लिए आया। इधर भी इंसाफ नहीं है, हम हैरान हैं, किधर इंसाफ के लिए जाए। अभी दूसरा मुल्क हमको ले जाओ, हम उधर इंसाफ के लिए जाए, हमारा तो पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त फ़रतुल्लाह बाबर साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं और इसके अलावा साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के, जब वो ऐवान सदर में सदर थे तो उनके तर्जमान भी थे। और इंसानी हकूक़ के लिए और सिविलियन सुप्रीमेसी, डेमोक्रेसी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो सिविलियन पर जो इंक्रोचमेंट है, उस पर फ़रतुल्लाह बाबर साहब बहुत ही क्लियर पोजीशन हमेशा से रखते हैं। और आज ज़रा उनसे बात करते हैं। वो आए हैं इन बलोच जो मार्च करके आए हैं, जो बच्चियां बेटियां बहनें हमारी सिर्फ अपने भाई बाप और बेटे मांगने आई हैं। तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी वहीं से भी निकल रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, सर क्या आपने ये कहानियाँ सुनी, कुछ आपको कैसा महसूस हुआ, ये हम क्या कर रहे हैं बलोचों के साथ? बात तो ये है कि ये जो बलोच बेटियाँ बेटे आए हैं, इनका मुतालबा क्या था? मुतालबा यही था कि डेथ स्क्वाड्स ख़त्म करो, लोगों को लापता करना ख़त्म कर दो और गुमशुदा लोग जितने भी हैं उनको बाहर निकालो और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स मावराए अदालत ख़त्म करो। ये वो मुतालबात हैं जो आपका आइन, आपका कानून, सिविल सोसाइटी, पार्लियामेंट सब ये मानता है। ये आवाज़ दबाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रियासती इदारों ने जिस तरह इन पर तशद्दुद किया और जिस तरह इनको इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की,
میں سمجھتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے دو پیغام گئے ہیں. ایک پیغام تو بلوچستان کے لوگوں کو گیا ہے ریاست کی طرف سے کہ ریاست کو بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. وی ڈونٹ کیئر فار دا پیپل آف بلوچستان. یہ بڑا خطرناک پیغام. ایون کہ آپ اسلام آباد ہمارے پاس چل کے بھی ہمارے در پر بھی اگر مانگنے آؤ گے تو ہم آپ کو دھتکاریں گے، یہ میسج ہے. یہ پیغام گیا ہے، ویدر ہم لائک کریں یا نہ لائک کریں، بخدا یہ پیغام گیا ہے کہ آپ کی آواز اگر وہ درست بھی ہے اور اگر آپ تربت سے پیدل چل کر یہاں آ رہے ہو، ٹو ہیل ود یو. یہ پیغام خطرناک اس لیے ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اسی طرح کا پیغام ہم نے بنگالیوں کو دیا تھا. اس کا انجام جو تھا وہ بڑا خطرناک تھا، بڑا خراب تھا. تو ایک یہ پیغام گیا ہے. دوسرا جو پیغام گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے جو پیارے لاپتہ ہو گئے ہیں ان کو اوور نائٹ باہر نکالا جائے گا. یہ تو ان کو توقع نہیں تھی. ان کی توقع تو صرف یہ تھی کہ ہم اقتدار کے ایوانوں تک اپنی آواز پہنچائیں. آپ نے ان کو تشدد کر کے جس طرح ان پر بہیمانہ تشدد کیا تو وہ آواز نہ صرف اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی، میڈیا تک پہنچی، بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے بھی پار کر گئی. آج آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں اب یہ بات ہے کہ پاکستان میں وہ بلوچ جو ماورائے عدالت قتل اور جو لاپتہ افراد اور جو ڈیتھ اسکواڈز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کو ریاست نے دھکیل دیا ہے. تو یہ پیغام دنیا بھر میں گیا ہے اور اس پیغام کا ایک نقصان ریاست کو ہوگا اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ دیکھیے یہ جو آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، ہمیں تو یاد ہے 70 کی دہائی میں چلی میں ایک ڈکٹیٹر تھا پینوشے اس کا نام تھا. اس نے بھی لوگوں میں خوف اور ٹیرر پھیلانے کے لیے لوگوں کو لاپتہ کیا اور ماورائے عدالت قتل ہوئے اور اس نے اپنے لیے قانون بنایا کہ میں اب قانون میں بس اپنے آپ کو استثناء دیا. پھر وہی پینوشے اسپین اور لندن کی عدالتوں میں گھسیٹا گیا. اگرچہ اس کو سزا نہیں ہوئی لیکن اس کی آخری زندگی اسی طرح گزری. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تو تمام اربابان اختیار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان مظلوموں کی آواز سنو، ورنہ ڈرو انجام سے، پینوشے کے انجام سے. اور یہ جو دل سے آواز نکلتی ہے یہ اثر رکھتی ہے. فرت اللہ بابر صاحب، آپ حکمران رہنے والی ایک جماعت کا حصہ ہیں جو کئی دفعہ اقتدار میں آئی. بات یہ ہے کہ ہمارے تمام لوگ، ہم لوگ بات تو کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہماری جماعتیں اس اسٹیبلشمنٹ کا محاسبہ نہیں کر پاتی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، بلکہ الٹا ہمارے عہدوں پر انوار کاکڑ سے لے کے یہ وہ لوگ لا کے بٹھائے جاتے ہیں، نوازے جاتے ہیں جو کھلے عام اس جینوسائیڈ، اس بلوچوں کے قتل و عام کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو اس کے بدلے میں ان کو یہ نوازا جاتا ہے. تو ہم کیا میسج دیتے ہیں کہ ان کا قتل عام کرو، استحصال کرو، اس کو جو سپورٹ کرے گا وہ ہماری سر آنکھوں پر، اور جو نہیں ہے، اور ہم اسی قسم کے سردار اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں شامل بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پھر ہماری سیاسی جماعتوں کا کیا عوام سے رابطہ ختم ہو گیا ہے یا ان کے لیے عوام کی ووٹ کی اہمیت ہی نہیں رہی؟ وہ ایک پاور پالیٹکس چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہے وہ سردار ساتھ ملا لو، جو نہیں ہے اس سے فاصلہ اختیار کر لو. طور صاحب آپ نے بڑا درست کہا، سیاسی جماعتیں بھی مبرہ نہیں ہیں، وہ بھی مورد الزام ان کو ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ یہ کام بنیادی طور پر تو سیاسی جماعتوں کا بھی ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جہاں تک لاپتہ افراد کا تعلق ہے، جہاں تک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا تعلق ہے، تو صرف سول حکومتیں فیل نہیں ہوئیں، پارلیمان بھی فیل ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی، اس کو بھی کامیابی نہیں ہوئی. 10 دسمبر 2013 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری فیصلہ ہے، اب بھی وہ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 35 لوگ جو لاپتہ کیے گئے ملاکنڈ انٹرمنٹ سینٹر سے، اس کے پیچھے کون تھے، آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ریاست سے کہا ہے کہ ان کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کارروائی کی جائے. نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو پارلیمان سے، سپریم کورٹ سے، سول حکومت سب سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے بالا تر ہیں، آج تو ان کو طاقت کا گھمنڈ ہے، کل کو ڈائنامکس بدل سکتی ہیں، کل کو ان کو احتساب دینا ہوگا. جو میں نے آپ کو پینوشے کا قصہ سنایا
یہ 75 سال میں تو کسی پاکستانی پنوشے کا احتساب نہیں ہوا. ویسے دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, آپ کہتے ہیں کہ احتساب نہیں ہوا. آخری جو آپ کا ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف, یہ درست ہے کہ اس کو وہ سزا نہیں ملی جو آئین کے تحت آرٹیکل 6 کے تحت ہونی چاہیے تھی, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہی جنرل مشرف ملک سے جلا وطن ہوا, زندہ واپس نہیں آ سکا, اور جب واپس آ رہا تھا تو اس کی لاش آئی ہے واپس, اور پھر جب آپ نے اس کو گارڈ آف آنر دیا تو کمرے کے اندر بند کر کے دیا. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ معاشرے اور قومیں اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کا جو انجام ہوا وہ معمولی نہیں ہے, یہ سب کے لیے تازیانِ عبرت ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ سب ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آئین کو پامال کیا اور جس طرح یہ ظلم کیا ان کا احتساب ہوگا. آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کیا یہاں پر آئیں گے ان بلوچ بہنوں سے؟ وہ کوئٹہ تو گئے تھے جب ہزارہ کا دفعہ تھا, وہ وہاں پر بیٹھے بھی, بات چیت بھی انہوں نے کی جب ہزارہ کا قتل عام ہوا تھا. اب یہ بھی ہے کیا اس کے لیے بھی بلاول بھٹو آئیں گے, بات کریں گے؟ بلاول صاحب تو ہر ایسی جگہوں پر گئے ہیں, یہاں کا اب میں نہیں کہہ سکتا, میں ان سے پوچھ لوں گا. آج تو وہ یہاں نہیں ہے, کراچی میں ہے, بٹ آئی ہوپ ہی کمس. بہت شکریہ فتح اللہ بابر صاحب, بہت شکریہ. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشتاق صاحب کی جو ایک کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکلوتے سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے, لیکن ہر انسانی حقوق کے مسئلے پر ان سے زیادہ توانا آواز اس وقت پاکستان کی سینٹ میں موجود نہیں ہے. اور نہ صرف یہ انسانی حقوق کے مسئلے پر بہت کلیئر پوزیشن رکھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو سویلین جو سپیس ہے اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انکروچمنٹ پر بھی سینیٹر مشتاق بہت ہی دبنگ باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ایک اکلوتا سینیٹر پورے سینٹ کی وہ نمائندگی کرتا ہے جو باقی تمام جماعتیں نہیں کرتی, حالانکہ وہ کہنے کو پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں, ان کی نمائندگی بھی زیادہ ہے. تو ابھی یہ بھی آئے ہوئے ہیں ادھر یہ بلوچ لاپتہ افراد کے کیمپ میں جو بلوچ یکجہتی کونسل نے کیا. مشتاق احمد صاحب, آپ نے یہ سب کچھ سنا, یہاں پر دیکھا, کیا آپ نے محسوس کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں, اور اس کے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریپریکشنز کیا ہوں گے ریاست کے لیے؟ دیکھیں, میں تو جو جبری گمشدہ افراد ہیں ان کے درد سے بہت پہلے سے آشنا ہوں, لیکن آج جب میں یہاں آیا تو سچی بات یہ ہے کہ اتنا درد اور اتنی تکلیف مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. میں نے جو 80 سال کے بوڑھے دیکھے, 80 سال کی مائیں دیکھی جو تربت سے چل کے آئی ہیں اور جن کے کپڑے پھاڑے گئے, انہوں نے مجھے اپنے پٹے ہوئے کپڑے دکھا دیے. انہوں نے مجھے اپنے تشدد جو ان کے اوپر پولیس نے کیا 80 سال کے, اور اس میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی, ان کی تو پوری دنیا ہی چھن گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم کیا ہے نگران حکومت نے, اسلام آباد کی انتظامیہ نے, اور بحیثیت پارلیمنٹیرین سیاستدان مجھے شرم آ رہی ہے. میں ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا, میں اتنی زیادہ میری ضمیر کے اوپر بوجھ ہے. وہ چاہتے کیا ہیں آپ سے؟ وہ اپنا کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بہت اچھے اچھے دفعات لکھے ہیں, آرٹیکل 9 پروٹیکشن آف لائف اینڈ لیبرٹی, آپ نے آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, آپ نے آرٹیکل 16 رائٹ ٹو اسمبلی, آرٹیکل 17 رائٹ ٹو ایسوسیشن, آرٹیکل 19 فری پریس, فریڈم آف ایکسپریشن. بھائی کہاں ہے یہ؟ کیا یہ صرف ہاتھی کے دانت ہیں دکھانے کے ہیں؟ اور کیا, میں تو سپریم کورٹ سے بھی پوچھتا ہوں, کیا سپریم کورٹ مافیا کے لیے ہے, اشرافیہ کے لیے ہے؟ ان کے کیسز چند گھنٹوں کے نوٹس پہ لگ جاتے ہیں, ان کے لیے چھٹی کے دن عدالت کھل جاتی ہے, ان کے لیے رات کے وقت عدالت کھل جاتی ہے. میری بلوچ ماؤں کے لیے نہیں کھل سکتی, میرے بلوچ بیٹیوں کے لیے نہیں کھل سکتی. کیا سپریم کورٹ کے ان دیواروں, ان دروازوں کے آگے ان کی فریاد نہیں جا سکتی؟ یہ کیسی سپریم کورٹ ہے, یہ کیسی اعلیٰ عدالتیں ہیں جن کو یہ جو ظلم ہوا ہے یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست آگ سے کھیل رہی ہے, اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ پاکستان کے جغرافیے کے دشمن ہیں, جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. وہ پاکستان کی یکجہتی کے دشمن ہیں, پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ جائز مطالبات ہیں, ڈیتھ اسکواڈ ختم کرو, اور ڈیتھ اسکواڈ ہے. میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ CTD جو ہے جس نے بلوچ کو قتل کر دیا, CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کمپریہنسیو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے. وہ ٹیررسٹ ان یونیفارم ہے, وہ وردی کے اندر دہشت گرد ہے.
اور یہ میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بار بار کہا ہے. تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ختم کرو, جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کرو, اور بلوچستان کی سرزمین کو بلوچ عوام کے خون سے رنگین نہ کرو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ فورسز کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں, ایف سی کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی ہمارے بچے ہیں. وہ اگر شہید ہو رہے ہیں وہ ریاست کی ناکامی ہے, وہ ریاست کی نااہلی ہے. کیوں شہید ہو رہے ہیں, کیوں وہ قتل ہو رہے ہیں؟ آئے نا ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے, ہمیں بتائیں کون کر رہا ہے یہ. آپ دیکھیں اتنی دہشت گردی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں دن کو حکومت کی ہوتی ہے ریٹ, دن کو حکومت کی, رات کو حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی ہے, رات کو جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی ریٹ ہوتی ہے. لیکن پارلیمنٹ کو ان پکچر نہیں کیا جا رہا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. چند لوگ کمروں میں بیٹھ کے گزشتہ 30-40 سال سے بالخصوص یہ جو بنیادی طور پر امن و امان کے مسائل ہیں, دہشت گردی کے مسائل ہیں, اس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں, اس لیے اس سے امن نہیں آئے گا. تو میں بلوچ لانگ مارچ کے ساتھ ہوں, اور میں انشاءاللہ سینٹ میں نے اس کے لیے موشن بھی جمع کیا ہے. پہلے بھی میں بولا ہوں, آئندہ بھی میں بولوں گا. اور بلوچوں نے بتا دیا کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر اور حکومتوں کے اندر بیٹھے بڑے بڑے بلوچ سرداروں کے نام ہیں, جن کے وہ کہتے ہیں نا وہ 20 ٹائروں والا ٹرک ان کا نام نہیں اٹھا سکتا, اتنے بڑے بڑے نام, وہ پپٹس ہیں, وہ پپٹس ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلوچ نئی بلوچ جنریشن کی جو لیڈرشپ ہے وہ ماہرنگ بلوچ ہے. وہ انسانی حقوق کے ساتھ ہیں, وہ بشری حقوق کے ساتھ ہیں, وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں, وہ رول آف لا کے ساتھ ہیں, وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں, وہ ریاستی جبر کے خلاف. اچھا, آپ نے کہا آپ سینٹ پہ بھی بات کریں گے, آپ نے بڑی اچھی بات کی, بلوچ سردار اتنے بڑے بڑے نام ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں عموماً یہ بھی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ اصل میں بلوچستان کو بلوچ سردار نہیں ترقی کرنے دیتے, اور وہ سارے کے سارے سردار مختلف سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ ہیں. عوام یہاں پر رو رہی ہے کہ ہمارے بچے اٹھا کے لے گئے ہیں, ہماری بہنیں مائیں, لیکن جو ہم نے اس دن تشدد کیا پرسوں رات جس انداز میں, اور پھر گزشتہ رات جس انداز میں ہم ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, ٹھونستے رہے بسوں کے اندر کہ ان کو کسی طرح اٹھا کے واپس بلوچستان پھینک دیں, تو کیا ہم کوئی 71 جیسا میسیج دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے بندوق کی زبان میں تو بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر پرامن ہمارے پاس فریاد لے کے آئیں گے, ہم داد رسی کی بجائے آپ کو ٹھوکریں ماریں گے, آپ کو دھتکاریں گے کہ آپ واپس جائیں, آپ کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے جو آپ نے آرٹیکل 16, آرٹیکل 9, آرٹیکل 10, آرٹیکل 19 کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا؟ کیا یہ وہ انجوائے نہیں کرتے وہ تمام چیزیں جو میں اور آپ انجوائے کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے مقتدرہ نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری ریاست کے جو کرتا دھرتا ہیں, انہوں نے 16 دسمبر 1971 سے کوئی سبق نہیں لیا. 16 دسمبر 1971 کیوں آیا؟ جب آپ پروونشل رائٹس کو ڈینائی کر لیتے ہیں, جب آپ انسانی آزادیوں کو ڈینائی کر لیتے ہیں, جب آپ جمہوری حقوق کو ڈینائی کر لیتے ہیں, جب آپ بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر کی توہین کر لیتے ہیں, جب آپ جمہوری آزادیوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں, جب آپ بندوق کی گولی سے اور بندوق کی نالی سے اور جبر سے اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر 71 جیسے واقعات ہوتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس اشرافیہ کے نام پر جو مافیا ہے, اس نے اس سے سبق نہیں سیکھا ہے, اور یہ اسی طرح اس راستے پہ اوپر چل رہے ہیں. لیکن اب عوام بیدار ہو چکے ہیں. یہ 1971 نہیں ہے. اب دیکھیں نا آپ, یہ ماہرنگ بلوچ تربت سے نکلتی ہے اور اسلام آباد آتی ہے, اور پورے پاکستان کے دلوں کی دھڑکن بنتی ہے, پاکستان کے نوجوانوں کی ترجمان بنتی ہے, پاکستان کے نوجوانوں کی ایک رول ماڈل بنتی ہے. تو یہ انشاءاللہ انقلاب ہے, اور یہ مافیا کا جو اختتام ہے یہ قریب ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ سینیٹر مشتاق صاحب. یہ آپ نے دیکھا, یہ بلوچ یکجہتی کونسل کا جو ادھر یہ دھرنا ہے, آپ دیکھیے اس میں اس وقت حیران کن طور پہ میں, کیونکہ بلوچ ایشوز کو ریگولر ادھر کور کرتا ہوں, لیکن اتنا بڑا میں نے کبھی بھی اجتماع نہیں دیکھا بلوچوں کا اسلام آباد میں. اور یہ صرف بلوچ نہیں ہے, جو میرے لیے تھوڑی حوصلہ افزا بات ہے, اس میں پاکستان کے دیگر صوبوں کے قومیتوں کے لوگ بھی موجود ہیں. اس میں پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں, پختون بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, پیپلز پارٹی کا وفد آیا ہوا تھا, جماعت اسلامی کا وفد آیا ہوا تھا. کم از کم ان کے زخموں پر کچھ تو مرہم رکھنے کو ہی آیا. لیکن سوال پھر یہی ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جن کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ کیا پیغام دے رہے ہیں بلوچستان کو یہ سب کچھ کر کے, کہ آپ اسلام آباد میں ہمارے در پر بھی چل کے آؤ گے تو ہم آپ کو آپ کا بیٹا نہیں دیں گے, آپ کو دھتکاریں گے, ماریں گے,
اور ذلیل کر کے نکالیں گے اسلام آباد سے. اسلام آباد آپ کا نہیں ہے, یہ شہر اقتدار سے بلوچستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہمارا پیغام ہے؟ اگر یہ ہمارا پیغام ہے تو دراصل ہم بلوچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بندوق اٹھائیے اور ہم سے بندوق کی زبان میں بات کیجیے, ہم آپ کی بات سنیں گے. ہم TLP کے ڈنڈوں کے آگے لیٹنے والی ریاست, ٹھیک ہے, ہم دیگر اسی طرح کے جو انتہا پسند گروہ ہیں TTP سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بناتے ہیں. ہمارا DGIS اس وقت کا جنرل فیض حمید اٹھ کے کابل پہنچ جاتا ہے, لیکن یہ اپنی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے بلوچ مائیں بہنے کے لیے نہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, نہ ان کو کچھ دینے کو تیار ہیں. ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خیال رکھیے. اللہ حافظ.